Hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in this video, we are continuing with the chapter Principles of Inheritance and Variation. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनहेरिटेंस और वन जीन को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने, अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करूं, हमने कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। वहां से जाके आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे एंड वेरियस लॉज जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में आए या मेंडल साहब ने दिए, उनकी बात हम लोग बेसिकली इस वीडियो से करेंगे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। Mendel also worked with and crossed pea plants that differ in two traits, as seen in the cross between a pea plant that has seed with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. अब क्या हुआ देखो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जब मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया या कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर वो स्टडी कर रहे थे जो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि प्लांट हाइट के अंदर लेट से या स्टेम हाइट के अंदर वो डिफर कर रहे थे, सीड शेप के अंदर डिफर कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली ये करने के बाद में उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स के बीच में स्टडी करने का कोशिश किया या उनको स्टडी करने का कोशिश किया जो दो कैरेक्टर्स के अंदर एक दूसरे से डिफर कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाई जहां पे सीड्स जो थे येलो कलर राउंड शेप, ठीक है, यानी कि राउंड शेप एंड येलो कलर सीड्स, राउंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स के बीच में या राउंड येलो सीड्स का क्रॉस उन्होंने किसके साथ में करवाया, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ में उन्होंने करवाया। ठीक है, अब ना ध्यान से समझो, ऊपर हमने ना एक टेबल देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि राउंड क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब क्या होता है देखो ध्यान से समझो, राउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, येलो को कैपिटल वाई से, तो रिंकल्ड को हम लोग करेंगे स्मॉल आर से एंड ग्रीन को स्मॉल वाई से। अब उन्होंने क्या किया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, जब उन्होंने इनके बीच में क्रॉस करवाया तो अब यहां से गैमेट्स कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट पेरेंट से आएंगे कैपिटल वाई, सेकेंड पेरेंट से आएंगे स्मॉल वाई। जब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो जो प्रोजेनीज देखने को मिली, दोज वर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ क्या प्रॉब्लम है इसमें, हाँ तो बेसिकली जब ये उन्होंने करवाया तो उनको देखने को मिला कि F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स थे ऑल हैड राउंड येलो सीड्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेट्रोजाइगस प्लांट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, हेट्रोजाइगस पी प्लांट्स, ठीक है, विद राउंड येलो सीड्स। ठीक है, हेट्रोजाइगस राउंड है एंड हेट्रोजाइगस येलो है। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब उन्होंने क्या किया, इनके बीच में सेल्फिंग करवाई। ठीक है, उन्होंने क्या करवाया, इनके बीच में सेल्फिंग करवाई। ठीक है, इतना होने के बाद में उन्होंने इनके बीच में जब सेल्फिंग करवाई तो उसके बाद में बेसिकली पुलेट स्क्वायर से स्टडी किया। वो सारी बातें अभी हम लोग करेंगे, एक बार हम लोग पैराग्राफ्स भी देखते हैं। ठीक है, नाउ मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड्स। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, ये पता चल गया उनको यहां से। ठीक है, अब these results were identical to those he got when he made separate monohybrid crosses। अब उन्होंने क्या किया था, राउंड और रिंकल्ड सीड्स वाले प्लांट के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के देखा था, येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स वाले प्लांट के बीच में भी उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के देखा था। एंड जब वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे थे
डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके डिफरेंट प्लांट्स में, तो उनको सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा था या सेम ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिल रहा था जैसा उनको यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे क्योंकि दो कैरेक्टर्स को एक बारी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब इन पी प्लांट्स के अंदर करवाई गई तो सिमिलर ही रिजल्ट उनको ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। लेट अस सी द जीनो यूज द जीनोटाइपिक सिंबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी, यानी कि पेरेंट्स के जीनोटाइप ये हो गए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार, फिगर 4.7, जस्ट अ मिनट। दिस इज फिगर 4.7। अब क्या हुआ, दिस इज पेरेंटल जनरेशन, राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो इधर से गैमेट्स आए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकेंड पेरेंट से आए। तो जो F1 जनरेशन हुई वहां पे क्या हुए, सारे जो प्लांट्स थे दोज हैड राउंड येलो सीड्स, ठीक है। सबके पास में क्या थे, राउंड येलो सीड्स थे। नाउ द गैमेट्स कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइट इन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल R स्मॉल वाई, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड, अब इनके बीच में जो सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैड येलो सीड्स एंड 1/4 हैड ग्रीन, यानी कि उन्होंने जब इनके बीच में सेल्फिंग करवाई तो उनको ये देखने को मिला कि 3/4 प्लांट जो थे, ठीक है, वो क्या थे बेसिकली, वहां पे येलो सीड्स थे, 1/4 प्लांट के अंदर ग्रीन सीड्स थे, ठीक है। Okay. The yellow and green color segregated in 3:1. Round and wrinkle shaped seed shape also segregated. ये किसकी बात हो रही है, ये ध्यान से समझो। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने वहां पर करवा के देखी, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो 3:1 रेशो आएगा ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। हाँ चलो। तो जब F1 जनरेशन में जब राउंड येलो सीड्स यहाँ पर देखने को मिला एंड उनके बीच में उन्होंने सेल्फिंग करवाई, तो यहाँ पर देखो गैमेट्स किस किस तरीके से आएंगे, अगर हम लोग इसको लें यहाँ पे तो क्या क्या आ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ सकता है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई आ सकता है एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई आ सकता है। अब चार तरीके से गैमेट्स जब आएंगे तो उनको क्या किया गया है यहाँ पर, जब क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो एक पेरेंट से 4 गैमेट्स आए, सेकेंड पेरेंट से भी 4 गैमेट्स आए, तो यहाँ पर टोटल क्या देखने को मिला हमको, हमने यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर बनाया, तो कुछ इस तरीके से वहां पर पुनेट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे बना के भी दिखा सकती हूँ, बट मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये गैमेट्स आए, इधर से क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इधर क्या होगा, दिस विल बी दिस। फिर इसको जब क्रॉस किया एंड इधर क्रॉस किया, सो ये बना, ठीक है। जो प्रोजिनी थी दैट वाज दिस। सिमिलर वे में इधर क्रॉस हुआ, फिर इस तरीके से सारा जब क्रॉस हुआ तो हमको कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स देखने को मिले, एंड ट्रेड्स किस तरीके से देखने को मिले, कुछ भी प्लांट्स वर राउंड येलो, ध्यान से समझना, कुछ वर राउंड ग्रीन, सम वर रिंकल्ड येलो, क्या सुंदर राइटिंग आ रही है आज मेरी, एंड सम वर रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उनको वहां पर देखने को मिला। अब ध्यान से देखते हैं किस किस रेशो में देखने को मिला, बहुत ध्यान से समझना। मैं इसको यहाँ पे ना इरेज कर दे रही हूँ। हम्म, चलो। हाँ, तो सबसे पहले ब्लैक कलर ले लेते हैं, दिस इज राउंड येलो, ध्यान से देखना, अभी हम होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो राउंड होगा और वाई तो कैपिटल है। अच्छा, इसके बाद दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो एंड, हाँ ठीक है। तो ये जो हो गया राउंड येलो की बात हो गई, कितने राउंड येलो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक मिनट, वन, अरे हाँ ये भी तो राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि राउंड येलो आपको कितने देखने को मिले, 9। अब बात करते हैं राउंड ग्रीन की, रेड से ले लेते हैं राउंड ग्रीन, यानी कि क्या होना चाहिए, बेसिकली स्मॉल वाई होना चाहिए। देखें, राउंड ग्रीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, राउंड ग्रीन ये हो गए, इसके अलावा राउंड ग्रीन ये हो गए, एंड ये हो गए, तो राउंड ग्रीन आपको देखने को मिले 3। अब बात करते हैं रिंकल्ड येलो की, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉलर, ओके, रिंकल्ड येलो, एंड दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड येलो, यानी कि रिंकल्ड येलो देखने को मिले 3, जस्ट अ मिनट, यस नाउ 3 रिंकल्ड येलो। अब एक ही बचता हुआ हमें दिख रहा है, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन 1, यानी कि हमको जो रेशियो देखने को मिली, रेशियो कुछ ऐसे देखने को मिली, 9:3:3:1, एंड दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। अभी हम जीनोटिपिक रेशियो की बात नहीं कर रहे, जीनोटिपिक की अगर बात करेंगे तो वहां पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हमको सब कंसीडर करना पड़ेगा। अभी हमने फिनोटिपिक रेशियो देख ली कि हमको किस तरीके के प्लांट्स जो है या किस तरीके की मॉर्फोलॉजी उनमें देखने को मिलती है। ये रेशियो जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, 1 1 मार्क्स में आपसे सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं, पेपर में भी आपसे पूछ लिया जाता है, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है, तो ये रेशियो आपको याद रखनी है। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस वेयर टू पेरेंट्स डिफर्ड इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। और कौन कौन से दो पेयर्स यहाँ पे हमने कंसीडर किए हैं, सीड कलर एंड सीड शेप। आप और कोई कैरेक्टर्स भी लेके उनको भी क्रॉस करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, डाइहाइब्रिड क्रॉस इस तरीके से हुई, ठीक है, और ये उनका रिजल्ट देखने को मिला। अब जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बता, ठीक है, बट अभी मैं नहीं बता रही हूँ आपको। आप लोग इसको खुद देखो एंड आप इसको बनाने का ट्राई करो या इसको बताने का आपको ट्राई। तो क्या हुआ बेसिकली, जब इतना हो गया तो मेंडल साहब ने कुछ और लॉज देने की ट्राई की, एंड उनमें से वन ऑफ देम वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लॉ को ना बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। No, in a dihybrid cross, the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green, ये 4 phenotypes आपको देखने को मिल रहे हैं, हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। अपीयर्ड इन द रेशियो 9:3:3:1, ठीक है, रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सच ए रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स द मेंडल स्टडीड। The ratio 9:3:1 can be derived as a combination of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंबाइन भी करें तो भी हमको कुछ ऐसा ही रेशियो देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पे इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बताया, देख रहे हो, 3:1 जब राउंड येलो को, सॉरी येलो और ग्रीन वाले प्लांट्स को क्रॉस किया होगा, एंड 3:1 जब रिंकल्ड वाले को किया होगा, ठीक है। चलो इसको आप छोड़ो, आपको वहां पे डेरिवेशन के लिए नहीं बोलेंगे, तो वो आप छोड़ दो। अब बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब यहाँ पे आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स विच डिफर इन टू ट्रेड्स। मेंडल ने क्या किया, ही प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन उन्होंने दी थी जब वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन स्टडी कर रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर रहे थे, दैट वी कॉल मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनो फिर इसको समझना। When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. अब ये जब पढ़ते हैं ना या इसको सुनते हैं तो एक बारी के लिए अजीब लगता है, जब मैंने पढ़ा था पहली बार मुझे भी अजीब लगा था, अब नहीं लगता है। मेंडल साहब क्या बोल रही है, ये लॉ क्या बोल रहा है, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट्स को कंसीडर किया एक साथ, ठीक है, तो जो प्लांट्स देखने को मिले या जो हाइब्रिड्स देखने को मिले, उनमें ये जो दो कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात को आप सीधा सीधा इस तरीके से समझो, ये इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को, ये हमको इसी बात से पता चल रहा है कि हमको राउंड के साथ में ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिला। राउंड
येलो सीड्स भी देखने को मिले जो ओरिजिनल थे, पेरेंटल जनरेशन के, जो बेसिकली हमारे को देखने को मिला था। अच्छा, हमको रिंकल्ड ग्रीन, ये भी पेरेंटल टाइप था, एंड हमको रिंकल्ड येलो भी देखने को मिले। यानी कि हमको जो प्रोजेनीज देखने को मिली उनके अंदर हमको ये देखने को मिला कि उनके जो फिनोटाइप्स थे, ठीक है, उनके जो फिनोटाइप्स थे वो पेरेंटल फिनोटाइप से भी मैच कर रहे हैं। एंड वहां पर ऐसे भी फिनोटाइप्स हमको देखने को मिल रहे हैं जहां पे एक कैरेक्टर डोमिनेंट एंड एक कैरेक्टर रिसेसिव कुछ पर्टिकुलर प्रोजेनीज में देखने को मिला। अगर ये कैरेक्टर्स या ये ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर रहे होते तो शायद हमको सिर्फ राउंड येलो ही देखने को मिलता, या फिर हमको रिंकल के साथ में हमेशा ग्रीन ही देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं हुआ, हमको डिफरेंट वेज में हाइब्रिड्स के अंदर या प्रोजेनीज के अंदर ये ट्रेट्स देखने को मिले। तो इसी से उन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था कि ये जो ट्रेट्स होते हैं, जब हम लोग टू पेयर ऑफ ट्रेट्स को कंबाइन करते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो सेग्रीगेशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं है कि राउंड का अगर सेग्रीगेशन हो रहा है तो वो हमेशा जो है बेसिकली येलो के साथ में ही जो है वो ट्रांसमिट होगा, या जो रिंकल्ड है वो हमेशा ग्रीन के साथ में ही सेग्रीगेट होगा, ऐसा नहीं होता है। जो सेग्रीगेशन है एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ the Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pair of genes during meiosis and production of egg and pollen in the F1 capital R small capital R small r and capital Y small y pair. Okay, हमको पता है पुनेट स्क्वायर हेल्प करता है। कंसीडर द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स। ओके, 50% ऑफ द गैमेट्स के पास में क्या होगा, जीन आर होगा, कैपिटल आर होगा, एंड अदर 50% के पास में स्मॉल आर होगा। सिमिलरली कुछ पर्टिकुलर के अंदर अगर हम लोग येलो और ग्रीन की बात करें तो 50% के पास में कैपिटल वाई एलील होगा, 50% के पास में स्मॉल वाई एलील होगा। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ 50% कैपिटल वाई एंड 50% स्मॉल वाई। ठीक है, तो यानी कि जो सेग्रीगेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, therefore 50% of the small r bearing gametes has capital Y and other 50% has small y। यानी कि इसीलिए क्या हुआ, जो 50% जिनके पास में स्मॉल r था उनके साथ में क्या हुआ, बेसिकली कैपिटल Y देखने को मिला एंड अदर 50% के पास में स्मॉल y देखने को मिला। ठीक है, नाउ सिमिलरली 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and other 50% has small y। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। दस देयर आर फोर जीनोटाइप्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो जीनोटाइप्स बन गए वो कितने बन गए, चार बन गए। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी किस तरीके से जीनोटाइप बने। इन्होंने आपको थोड़ा ना मुश्किल लैंग्वेज में समझाया हो, मैंने आपको थोड़ा इजीली बता दिया। ठीक है, नाउ इसको आप बस यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, फोर जीनोटाइप्स आपको गैमेट्स के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फोर टाइप ऑफ pollen एंड फोर टाइप ऑफ एग्स। फोर टाइप्स आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ईच हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस। ये हमको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, व्हेन यू राइट, ठीक है, ओके, ये हो गया। ऑल देयर आर 16 स्क्वायर्स, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर फॉर्म, ये आपको बताना है। चलो ठीक है, नाउ इसके बाद में आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ लिया, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को पढ़ लिया, जितना आपके लिए जरूरी था वो सब मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक ले लें, चलो पिंक ले लेते हैं। Mendel published his work on inheritance of character in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900। मेरा लैपटॉप आज दोबारा से प्रॉब्लम्स कर रहा है। ओके, ठीक है, तो मेंडल जी ने
अपना जो काम है वो 1865 में पब्लिश कर दिया, पर 1900 तक भी उनका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज था, यानी कि उनके काम को पहचान ही नहीं मिली थी। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे उसके। वन ऑफ द रीजन वाज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। अब तो क्या होता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को एकदम से रील्स भेज सकते हो, कुछ भी अच्छा लग रहा है वही भेज सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कॉलेज में स्कूल में, ये आप सब बातें पूछ पूछ सकते हो, या हम लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, एकदम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट तब कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट मच इजी एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, यानी कि उनके काम को उतना पब्लिसिटी ही नहीं मिला। ठीक है ना, वो कहीं पे पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कैसे भी। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स as stable and discrete units that control the expression of traits and of pair of alleles which would not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। यानी कि उन्होंने ये जो जीन को लेके या जो फैक्टर्स को लेके, फैक्टर्स कौन बोलता था, मेंडल साहब ने फैक्टर्स नाम दिया था, अभी उनको जीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, ये जीन्स क्या होते हैं, स्टेबल और कॉन्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, और ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। अभी तो हम मानते हैं, बट उस टाइम पे नहीं माने थे लोग। ठीक है, एंड जो उन्होंने बोला कि जो पेयर ऑफ एलील्स है वो बीच में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ये भी लोगों ने नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि वहां पे वेरिएशंस तो देखने को मिल ही रही होती है। ठीक है, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time। अब लोगों ने सोचा यार ये क्या पागल इंसान है, बायोलॉजी के अंदर मैथ्स लेके आ रहे हैं। अभी हमको पता है कि साइंस जो है, ठीक है, दैट इज इंटर रिलेटेड। हमको पता है डिफरेंट फिनोमिना जो होते हैं या जो डिफरेंट ब्रांचेस है साइंस की, दोज आर इंटर रिलेटेड, बट तब नहीं लोगों को पता था। ठीक है, तो मेंडल जी के काम को इस वजह से भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। Finally, though Mendel's work suggested that factors or genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of। यानी कि वो नहीं बता पाए थे कि ये जो जीन्स या ये जो फैक्टर्स है ये किससे बने हुए हैं, या उसका कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए थे। तो लोगों ने उनकी बातों को ये पर्टिकुलर 4 रीजंस की वजह से झूठा करार। देख पा रहे हो आप, 7 साल उन्होंने रिसर्च किया, बावजूद उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, या फिर कुछ चीजों की कमी होने की वजह से उनके काम को ही झूठा बता दिया। तो क्या हुआ, बेसिकली 1900 में 3 साइंटिस्ट्स केम, 3 साइंटिस्ट आए, यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक। इन्होंने क्या किया, ही दे इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि साथ में लगे हुए थे। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट्स वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। अब इस टाइम तक क्या हुआ, 1900 तक, देखो आप कितनी जल्दी, आज के टाइम में भी अगर हम लोग देखें हर दूसरे दिन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आती हैं। मे भी उस टाइम पे स्लोली आ रही थी, बट आ रही थी। तो जब ये 3 साइंटिस्ट जो थे, जब ये आए एंड इन्होंने इंडिपेंडेंटली उसको स्टडी किया, ठीक है, तब मेंडल जी के काम को रिकॉग्निशन मिली। अब इस टाइम तक क्या हुआ, माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ चुकी थी, तो सेल डिवीजन ऑब्जर्व की जा रही थी। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, एंड इनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम बोला गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, बेसिकली डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि ये हर सेल डिवीजन से पहले क्या करते हैं, खुद को डबल करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला गया, क्रोमोसोम। ठीक है, कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ठीक है, दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। In 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, सटन एंड बोवरी के बारे में हम और भी स्टडी करेंगे। They noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movements to explain Mendel's law। अच्छे थे ये लोग, उन्होंने मेंडल के काम को नकारा नहीं।
ये ऐसे नहीं बोल दिया कि हमने ही स्टडी किया है। उन्होंने मेंडल जो थे उनके वर्क को यहाँ पर रिकॉग्निशन देने का ट्राई किया, या उनके वर्क के थ्रू या पर्टिकुलर एडवांसमेंट्स के थ्रू उन्होंने मेंडल के वर्क को प्रूव करने का कोशिश किया। यानी कि 1902 के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम मूवमेंट जो थी ड्यूरिंग मियोसिस इट वर्कड आउट। एंड वॉल्टर सटन, सटन एंड बोरी आप याद रख सकते हो, उन्होंने क्या देखा कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम था, ठीक है, इट वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। एंड उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम मूवमेंट को मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया। Recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, equational division and during meiosis, reductional division. अच्छा ये हमको पता ऑलरेडी, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। नाउ chromosomes as well as genes occur in pair. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes, ठीक है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जो एलील्स होते हैं, सॉरी जो जीन्स होते हैं, दे अकर इन पेयर्स। एंड जो एलील्स होते हैं जीन के, ठीक है, एक जीन पेयर के जो दो एलील्स होते हैं वो होमोलोगस साइट्स पे लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो एक G1 फेज दिखाया हुआ है, दिस इज G2 फेज, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस 1, मियोसिस 2 एंड दीज आर जर्म सेल्स, ठीक है। Meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपके लिए अभी के लिए होमवर्क है, जितना आप लोगों को समझ में आता है आप लोग को ट्राई करना है बताने का, उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ ही आपको जो है बेसिकली चीजें जो है वो डिफरेंट देखने को मिल रही है, तो आपको बताना है। एंड आप हो सके तो देखना आपने कैसे डिसाइड किया, वो हम लोग देखेंगे। अब ना ध्यान से समझो, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 के एनाफेज के दौरान टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं ना वो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन करते हैं, बट दे अलाइन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। फिगर 4.9 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, ठीक है। मियोसिस 1 एनाफेज, ठीक है, मियोसिस 2 एनाफेज, ठीक है। एंड ये जो है ये जर्म सेल दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसको ना एक बार ध्यान से देखो। To understand that this, compare the chromosome of 4 different colors in the left and right column. In the left column, possibility 1, orange and green is segregating together, but in the right hand column, orange chromosome is segregating with the red chromosome. ठीक है, अभी हम लोग इसको समझेंगे, आप 2 मिनट रुको। पॉसिबिलिटी 1 क्या है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। अब देखो ध्यान से समझो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ठीक है, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट किया उन्होंने इसी तरीके से, एंड जो जर्म सेल्स बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक लॉन्ग क्रोमोसोम शॉर्ट रेड क्रोमोसोम के साथ में क्या करे, बेसिकली सेग्रीगेट करे, एंड एक लॉन्ग येलो शॉर्ट ग्रीन के साथ में सेग्रीगेट करे, एंड सेम पोल पे वो जाके खुद को अलाइन करे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो जर्म सेल्स देखने को मिल रहे हैं वो डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जर्म सेल्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, बेसिकली डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं क्या। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो क्रोमोसोम्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके असॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये फिगर आपको ये समझाना चाह रही है। अब ध्यान से देखो, यस, Sutton and Bory argued that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of a pair of factors they carried. अब उन्होंने ये बात भी बोली कि जब पेयरिंग और सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी कि जब क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं वो भी तो सेग्रीगेट होंगे वहां पे। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर फैक्टर्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर फैक्टर्स एक टाइप ऑफ क्रोमोसोम के अंदर होंगे, ठीक है, वो भी तो सेग्रीगेट करेंगे ना एक दूसरे से। ठीक है। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। यानी कि उन्होंने जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन था उसको मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ में कंबाइन किया एंड वहां पर उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया। नाउ following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan। थ्योरी किसने दी? थ्योरी दी सटन एंड बोरी ने। प्रूव किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने। लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने काम किया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन के थ्रू उन्होंने जो बेसिस था फॉर वेरिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो वहां पर उन्होंने बताया। मॉर्गन वर्कड विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर which were found very suitably for such studies। These are model organism। इसके ऊपर मैंने एक रील भी डाली हुई है, एक शॉर्ट डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। हमने भी अभी रिसेंटली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टडी किया था, उनको कल्चर कराया था पहले एंड फिर उनके अंदर हमने बेसिकली स्टडी किया था अपने मास्टर्स के अंदर। ठीक है, सो ही वर्कड विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, दे आर फाउंड वेरी इजीली एंड वेरी सुटेबल। ठीक है, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर लेते हैं, कर लेते हैं, हम लोगों ने भी किया था। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। ठीक है, सिंगल मेटिंग में बहुत लार्ज नंबर में क्या होते हैं, प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती है। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस। The male and female flies are easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary variation that can be seen with low power microscope। इन रीजंस की वजह से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होता है इट इज कंसीडर्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक्स। ठीक है, दिस इज अ मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड दिस इज फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। Mendel Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex linked। यानी कि उन्होंने अब क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स को स्टडी करने के लिए, ठीक है, उन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स को स्टडी करने के लिए वहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करवाई। These crosses were similar to dihybrid crosses carried out by Mendel in pea। अब वो क्या कर रहे थे पी प्लांट के अंदर, यहाँ पर इंसेक्ट के अंदर वो चीज स्टडी कर रहे हैं मॉर्गन साहब। एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल। ठीक है, क्या किया उन्होंने, ही हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। उनको उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइज करवाया एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। पहले उनको हाइब्रिडाइज करवाया, उसके बाद में उनकी जो F1 प्रोजेनी थी उनको इंटरक्रॉस करवाया। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1। यानी कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो टू जीन्स थे दे डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली। यानी कि वहां पे उनको 9:3:3:1 वाला रेशियो देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो रेशियो थी वो डिफर करी। नाउ Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome, ठीक है, and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type। ठीक है, यानी कि अभी जब हम लोग 4.4 सेक्शन की बात करेंगे तब आपको भी समझ में आएगा। मॉर्गन के जो ग्रुप था उनको पता था कि जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब दो जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हेन दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, जब दो जीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन होगा
that will be much higher than the proportion of non-parental combination. ठीक है. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on the chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Recombination का मतलब क्या है? रिकम्बाइन हुए. ठीक है. तो यानी कि उन्होंने क्या किया बेसिकली, ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स. ठीक है. एंड ही कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम. ठीक है. जो एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जो एसोसिएशन ऑफ जीन्स है उसको उन्होंने लिंकेज का नाम दिया. एंड रिकॉम्बिनेशन किसको नाम दिया? टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन. नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की जो जनरेशन उनको मिली उन्हीं के लिए उन्होंने रिकॉम्बिनेशन टर्म प्रपोज किया. यानी कि जो टर्म्स थी रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज, these terms or these phenomena were first studied by T.H. Morgan. Okay. Now, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked. ठीक है. ठीक है. They showed very low recombination while others were loosely linked. They show higher recombination. यानी कि मॉर्गन के ग्रुप ने और क्या देखा कि जब जीन्स जो थे वो सेम क्रोमोसोम पे भी थे. ठीक है. इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, वहां पे भी उनको ये देखने को मिला कि कुछ के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन था, हाँ ठीक है, कुछ के अंदर जो रिकॉम्बिनेशन था वो क्या था? बहुत कम था. वेरी लो रिकॉम्बिनेशन. जस्ट अ मिनट. ठीक है. यानी कि वो क्या थे? बेसिकली टाइटली लिंक्ड थे. जितना टाइटली लिंक्ड होंगे वहां पे उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा. एंड सम वर लूजली लिंक्ड, यानी कि वहां पे हाइयर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला. जस्ट अ मिनट. अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. ठीक है. यानी कि white and yellow, just a minute, white and yellow, ठीक है, ये क्या थे? ये बहुत ही टाइटली लिंक थे. ठीक है. यानी कि वहां पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो सिर्फ 1.3% था. एंड जो व्हाइट एंड मिनिएचर विंग्स थे वहां पे जो रिकॉम्बिनेशन था वो क्या था? काफी हाई था. ठीक है. 37.2% कह रहा हूं. ठीक है. His student Alfred Stovent used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between the genes and mapped their position on the chromosome. अब जो मॉर्गन थे उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टोवेंट. उन्होंने क्या किया? जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन थी बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसको उन्होंने क्या लिया? he used that frequency as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome. यानी कि जीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो उन्होंने किससे पता लगाने की कोशिश की? फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स. कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है जीन पेयर्स के अंदर, ठीक है, उनके बीच में, उससे उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन जीन्स को निकालने की कोशिश की. एंड उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन्स का पोजीशन मैप करने का कोशिश किया. इसी को हम लोग जेनेटिक मैपिंग का नाम देते हैं. इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? इसी को हम लोग जेनेटिक मैपिंग का नाम देते हैं. नाउ टुडे जेनेटिक मैप्स हम लोग बस इसके बाद में इस वीडियो को रैप अप करेंगे. जस्ट अ मिनट. यस. Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project. ठीक है. इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है.
अब ये क्रॉसेस यहाँ पर दिखाई हुई है, इसको हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर या तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या ठीक है अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तब अब क्रॉस ए के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दीज आर द पेरेंटल टाइप, जिसके अंदर आपको येलो टाइप, ठीक है, फीमेल पेरेंट, येलो व्हाइट फीमेल पेरेंट, एंड मेल पेरेंट जो है दैट इज वाइल्ड, ठीक है। जब इनको क्रॉस करवाया, ठीक है, तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन देखने को मिली, वहां पर क्या देखने को मिला, येलो व्हाइट एंड वाइल्ड टाइप देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो पेरेंटल टाइप है दैट इज 98.7%, ठीक है, इनकी गैमिट्स की बात हो रही है यहाँ पर, इनकी जो गैमिट्स है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। पेरेंटल टाइप जो होंगे वो 98.7% गैमिट्स देखने को मिले। रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो गैमेट्स थे दैट वर ओनली 1.3%, इस केस में 1.3% थे। एंड उसके बाद में इनकी जो F2 जनरेशन थी, वहां पर आपको कुछ वाइल्ड टाइप देखने को मिले, ठीक है, जीन्स के बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ आपको क्या देखने को मिले, व्हाइट, समवर येलो व्हाइट एंड समवर येलो। सिमिलर वे में क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस बी के अंदर व्हाइट मिनिएचर एंड वाइल्ड टाइप के बीच में जब क्रॉस हुआ, तो यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर वाइल्ड टाइप एंड वाइल्ड मिनिएचर देखने को मिला। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप जो थे वो ज्यादा देखने को मिले, पेरेंटल टाइप जो थे वो कंपैरेटिवली कम देखने को मिले, ठीक है। एंड उसके बाद में F2 जनरेशन, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, बेसिकली वाइल्ड टाइप मिनिएचर, व्हाइट मिनिएचर एंड व्हाइट, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये F2 जनरेशन की बात, ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये जो बातें की जा रही है F2 जनरेशन की, यानी कि आपको यहाँ पर पेरेंटल टाइप ज्यादा देखने को मिले, क्रॉस टू के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा देखने को मिले। पेरेंटल टाइप भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बट कंपेयर अगर किया जाए तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट टाइप भी एक अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। Results of two hybrid dihybrid cross conducted by Morgan. Cross A shows crossing between gene small y and W, ठीक है, येलो और व्हाइट के बीच में, जस्ट अ मिनट, ठीक है, येलो और व्हाइट के बीच में यहाँ पर बेसिकली क्रॉस दिखाई हुई है आपको, ठीक है। क्रॉस बी शोज बिटवीन जीन W एंड M, ठीक है, मिनिएचर एंड वाइल्ड व्हाइट के बीच में। है डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील आर रिप्रेजेंटेड विद द प्लस सिग्नल, ठीक है, देखो डोमिनेंट प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड जो बेसिकली रिसेसिव वाले हैं, ठीक है, या दूसरे हैं, उनके अंदर कोई भी प्लस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन स्मॉल y एंड स्मॉल w इज हाइयर देन स्मॉल w एंड स्मॉल, यानी कि जो लिंकेज है वो येलो और व्हाइट के बीच में ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाइट एंड मिनिएचर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो आई गेस आज की वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि यार अभी भी ये पर्टिकुलर डायग्राम में या आपको प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में, तो आई ट्राई कि मैं एक छोटी वीडियो भी उसके ऊपर ले आऊं ताकि आपको नहीं प्रॉब्लम है, और इसको दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next part of this particular chapter. Till then, keep learning.